हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, मैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय एक अति महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने की घोषणा किया था और मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त होने के बाद मैं इस चारों आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित जितने भी सवाल यूपीएससी अर्थात आईएएस से लेकर के ग्रुप डी तक जितने सवाल आए हैं उसकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा। यही कारण है कि मेरा सभी दोस्तों से यह निवेदन है कि आप लोग चारों आंग्ल मैसूर युद्ध का वीडियो बेहतर ढंग से देख लें और कौन से सेना नायक और किस युद्ध में भाग लिया था इसको देख लें, ताकि जब हम लोग यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक सारे सवाल का चर्चा करें तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, मैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आप लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अर्थात सलाह मुझको लिख के भेजिएगा, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कुछ समय के लिए कमेंट बॉक्स टर्न ऑफ हो गया था, लेकिन अब उसे सुधार लिया गया है और अब आप लोग अपने सुझाव और सलाह को उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं प्रत्येक कमेंट बॉक्स में जा करके सारे सवालों को देखता हूं और उसके उत्तर को देने की कोशिश करता हूं। आइए अब हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्री रंगपट्टनम की संधि, जो कि मार्च 1792 में संपन्न हुई थी, के द्वारा समाप्त हुई और इसमें दो लोग महत्वपूर्ण थे। एक तो था टीपू और दूसरे थे अंग्रेज। इस संधि से दोनों सहमत नहीं थे। टीपू इसलिए सहमत नहीं था क्योंकि इस संधि के माध्यम से इसको अपने साम्राज्य के आधे से अधिक भाग को अंग्रेजों को देना पड़ा था। दूसरा कारण यह था कि इसके दो पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक थे और यही कारण है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि को टीपू स्वीकार नहीं कर पा रहा था और वह एक प्रतिशोध की भावना में जल रहा था और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो हमेशा तैयार था। अंग्रेजों को क्या दिक्कत थी? अंग्रेजों को यह समझ में आ रहा था कि टीपू अत्यंत कमजोर हो चुका था और उसको समाप्त किया जा सकता है और मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। यही कारण है कि दोनों इस संधि के प्रति आशावान या समर्पित नहीं थे। यही कारण है कि जब 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर बन के जब वापस गया तो उसके स्थान पर 1793 ईस्वी में सरसोर गवर्नर जनरल बन के आए थे और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहे थे। अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि दक्षिण की राजनीति में या यहां की राजनीति में वो हस्तक्षेप करना नहीं चाहते थे। यही कारण है कि इसी समय अंग्रेजों के दो सहयोगी, एक निजाम था, दूसरे मराठे थे। मराठों ने निजाम के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1795 में खरदा में मराठे निजाम के ऊपर आक्रमण करके उसे लूटने लगे। मैंने आपको यह बताया था कि 1768 की संधि के माध्यम से अंग्रेज निजाम की
मदद करने के लिए वचनबद्ध थे। लेकिन जब निजाम ने इनसे मदद मांगी इस खरदा के युद्ध में, तो सरसोर ने निजाम की मदद करने से मना कर दिया और कहा कि यह आप लोगों का निजी मामला है, इसमें हमको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि निजाम के विश्वास को अंग्रेज खो दिए और निजाम फ्रांसीसियों की शरण में अब धीरे धीरे जाने लगा। और इसी बीच में हम देखते हैं कि सरसोर के वापस जाने के बाद 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली बनकर के आया था। 1798 में कौन आया? लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर के आया। और इसके आने के समय तक यहां की राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थी और इसमें 4 लोग थे। एक तो था निजाम, दूसरे थे मराठे, तीसरा टीपू था और चौथे अंग्रेज थे। मैंने आपको बताया था कि निजाम सरसोर के समय में अंग्रेजों से खफा था और यही कारण है कि यह फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था और उन्होंने मैसूर रेजिमेंट के माध्यम से अपनी सेना को प्रशिक्षित करवा रहा था। वही मराठों की ओर से सिंधिया काउंट दी वैगन और मैस्यू पैरन के माध्यम से अपनी सेना को प्रशिक्षित करवा रहा था। टीपू का अंग्रेजों के साथ व्यापक विवाद था। अब वेलेस्ली के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो उनके सहयोगी अंग्रेजों का साथ छोड़ चुके हैं वो कैसे उसके ग्रुप में शामिल हो। यही कारण है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने एक व्यापक नीति को बनाते समय उसने सहायक संधि की शुरुआत की। वैसे दोस्तों, मैं यहां व्यापक रूप से चर्चा मुख्य परीक्षा के क्लास के समय करूंगा और अंग्रेजों के आगमन से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों का देशी रियासतों के साथ कौन कौन सी नीतियां थी उसकी चर्चा करूंगा। वैसे यहां स्पष्ट कर दूं कि अंग्रेजों के आगमन से लेकर के और 1947 तक अंग्रेजों की 4 नीतियां थी। नंबर 1 जो नीति थी, इनकी जो पहली जो नीति थी, इसके अंतर्गत उन्होंने घेरे के नीति का समर्थन किया था, जबकि दूसरा जो था वो पृथक्करण की नीति था। तीसरी जो थी इनकी नीति वो अधीनस्थ संघ की नीति थी और चौथी जो नीति थी समतुल्यता की नीति थी। इसको समय के साथ साथ इस नीतियों को क्यों लेकर के आए थे इसकी भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। लेकिन सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने सितंबर 1798 को निजाम के साथ सहायक संधि किया और इस प्रकार से निजाम अंग्रेजों का सहयोगी बन गया। लेकिन जब वो मराठों के साथ समझौता किया तो मराठे उनसे समझौता करने के मूड में नहीं थे। यही कारण है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठों को टीपू के आधे राज्य को देने का आश्वासन दिया और इस प्रकार से मराठे अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। अब जहां तक टीपू का प्रश्न था तो हम जानते हैं कि टीपू अंग्रेजों से समझौता करने के मूड में नहीं था। यही कारण है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू के यहां अपने एक प्रतिनिधि, टीपू के पास एक प्रतिनिधि जिसका नाम था डोप्टन को भेजा और डोप्टन ने आकर के टीपू से 2 क्षेत्रों पर बात करना शुरू किया। नंबर 1 फ्रांसीसी संबंध से लेकर के और दूसरा साम्राज्य से। फ्रांसीसी संबंध के संदर्भ में डोप्टन ने टीपू से कहा
कि आप फ्रांसीसियों के साथ जो भी संबंध है उसके साथ समाप्त कर दीजिए और अपने साम्राज्य को हमको सौंप दीजिए। लेकिन टीपू उनके इस विचार से सहमत नहीं था और इस पर टिप्पणी करते हुए उसने कहा था कि 100 दिन गीदड़ के समान जीने से बेहतर है यह है कि एक दिन मैं शेर के समान जीऊं। और उसने यह भी स्पष्ट किया था कि मैं उन शासकों में शामिल होना नहीं चाहता हूं जो काफिरों के टुकड़ों पर पलना जानते हैं, अर्थात वह पेंशन लेने के मूड में नहीं था। यही कारण है कि वेलेज़ली इस बात को समझ गया कि टीपू के ऊपर आक्रमण करना आवश्यक है। और जैसे आधुनिक जमाने में सेना टू फ्रंट वार की लड़ाई लड़ती है, वैसे ही वेलेज़ली ने टू फ्रंट वार की शुरुआत की। एक तो ही पश्चिमी सेना, पश्चिमी कमान, दूसरे पूर्वी कमान की सेना थी। पश्चिमी कमान के अंतर्गत उसने बंबई प्रेसिडेंसी की ओर थे स्टुअर्ट को भेजा, जबकि पूर्वी क्षेत्र से बेल्लोर की तरफ से इसने 2 सेना नायकों, एक तो था हैरिस, जबकि दूसरा था आर्थर वेलेज़ली को आक्रमण का निर्देश दिया। जो स्टुअर्ट था अपनी सेना के साथ सिदासीर के युद्ध में टीपू को पराजित किया, जबकि हैरिस और आर्थर वेलेज़ली ने मालवेले के युद्ध में टीपू को पराजित किया। और टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के रक्षा करते समय मई 1799 को शहीद हुआ। और उसके मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए लॉर्ड वेलेज़ली ने कहा था कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे पैरों के नीचे गिरा पड़ा हुआ है। और इस प्रकार से टीपू का अंत हो गया और मैसूर राज्य को अंग्रेजों ने हस्तगत कर लिया और उसके अधिकांश भागों को अपने अंतर्गत ले लिया। लेकिन जब मराठों को जो संधि प्रस्ताव के अंतर्गत देने की बात आई तो मराठों को शर्त के आधार पर राज्य को देने की बात कर रहा था, लेकिन मराठों ने उनके शर्त को स्वीकार नहीं किया। और यही कारण है कि मूल मैसूर राज्य का हिस्सा जो पुराने राजवंश के चांदराज थे उनके कुछ हिस्सों को शर्त का साथ सौंप दिया और इसके बाद अधिकांश भागों को अपने अंतर्गत ले लिया। और इस प्रकार से देखते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ और इसके बाद मैसूर राज्य का समापन हो गया। लेकिन यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टीपू एकमात्र ऐसा शासक था जिसने आधुनिक जमाने की तरह विदेशों में अपना दूतावास बनवाया था। और इस युद्ध के पहले उसने अपने राजदूत को अनेक राज्यों के अंतर्गत भेज करके सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। इस युद्ध के अंत के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन में डीन हटन ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि शांति, सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण से क्लाइव के बाद मैसूर राज्य का अंत एक अति महत्वपूर्ण विजय के रूप में माना जाएगा। और इसी विजय के परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड वेलेज़ली को ब्रिटेन में मार्क्वेज का पद दिया गया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम लोग चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ लिए और आगे मैं पेपर को सॉल्व कराने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे फोन पर और मेरे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज रहे हैं। तो अगला जो वीडियो होगा पेपर के सॉल्व सॉल्यूशन के बाद वो करंट अफेयर्स का होगा और इसके बाद मैं आपको तीनों कर्नाटक युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करूंगा। और इस प्रकार से हम आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए हैं उसकी व्यापक चर्चा के बाद जितने सवाल बने हैं उसको सॉल्व करेंगे और जहां जहां कमी है या जहां जहां सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा है उसकी भी व्याख्या करते चलेंगे। और इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और धन्यवाद।